यदि सिर्फ बीजेपी की ही बात होती, सिर्फ मोदी की बात होती, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का बम्पर वोटिंग होती। इसीलिए केजरीवाल ने मुस्लिम वोट के लिए कोई प्रयास नहीं किया। दिल्ली में किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में उन्होंने प्रचार नहीं किया। ये चौंकाने वाला बात है कि केजरीवाल के लिए भी सर कहीं डर लोगों को ये लग रहा था कि केजरीवाल को छूने से कहीं नायक तो नहीं बन जाएगा। केजरीवाल की यदि पार्टी मजबूती के साथ सत्ता के इर्द गिर्द नजर आएगी तो जितने भी एआईएमआईएम हो चाहे कांग्रेस से जीत करके जो मुस्लिम विधायक होंगे वो सब के सब वापस चले जाएंगे केजरीवाल के पास। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम सीट बाय सीट भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन 20 मिनट के लिए मैंने शॉर्ट नोटिस पर मनीष ठाकुर भैया को बुलाया है। 3 महीने बाद दिल्ली चुनाव पर थोड़ा बात करें, कहाँ क्या गलती रह गई पता नहीं। वो बेचारे पत्रकार जो लाखों रुपए कमाते थे एड के जरिए, दिल्ली में सरकार बदल जाएगी तो उनका क्या होगा। वैसे ही मोदी जी किसी को अब पहले जैसा नहीं दे रहे हैं। तो पत्रकारिता के ऊपर मैंने जयपुर डायलॉग्स में इस बार मनीष ठाकुर भैया का किताब भी एक आदमी को अवार्ड में दिया था, आप लोग को याद होगा। इन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है। आगे बढ़ेंगे। मनीष ठाकुर भैया, सबसे पहले तो प्रणाम आपको, आपके छोटे भाई की तरफ से, और इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम, दर्शकों को भी प्रणाम। मनीष भैया ये बताइए, हम बाद में आप जब चले जाएंगे तो सीट बाय सीट तो करूंगा, क्या गलती हुई अरविंद केजरीवाल से इस चुनाव में? पिछले 12 सालों में जो उनका एक करिश्मा था, जो फिगर था, वो कैसे चकनाचूर कर दिया बीजेपी ने, और लास्ट मोमेंट में बीजेपी इतना अच्छा कैसे परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है? जी देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि इसमें कोई एक वजह नहीं है। यदि सिर्फ बीजेपी की ही बात होती, सिर्फ मोदी की बात होती, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का बम्पर वोटिंग होती, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 के 7 लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत चुकी थी। लेकिन 2015 का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो 70 में 67 सीट केजरीवाल जीत गए। ये चौंकाने वाला था। ये भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकसभा में 5-6 महीने पहले जनता ने जो वर्डिक्ट दिया उसके उलट दे दिया। तो 67 यदि विधानसभा सीट केजरीवाल पाए तो तय सी बात थी कि जो लोग मोदी को वोट कर रहे थे 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ, वो केजरीवाल को भी वोट कर रहे थे। केजरीवाल ने इसी चीज को पकड़ा, और मुझे लगता है कि केजरीवाल की राजनीति देश के तमाम क्षेत्रीय छत्रपों से अलग रही। केजरीवाल ने उस पॉइंट को पकड़ा कि जो मोदी के वोटर हैं वही उसे भी वोट कर रहे हैं। केजरीवाल ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पकड़ा कि तुष्टीकरण का वोट जो हम कहते हैं, जो सीधे मुस्लिम वोट बैंक पर यदि बात करें, इस देश के तमाम क्षेत्रीय छत्रप, कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय छत्रप उसके सामने घुटने टेके रहे। लेकिन दिल्ली के हालात ऐसे रहे कि केजरीवाल को लगा कि मुस्लिम वोटरों की मजबूरी है उन्हें वोट करना, क्योंकि कांग्रेस ने अपना वजूद खो दिया हुआ है, और मुस्लिम वोट कहीं भी वैसे जगह पे वोट नहीं करेगी जहां उसे लगेगा कि उसके वोट से बीजेपी जीत जाएगी। केजरीवाल एक ऐसे नेता इस देश के हैं मेरी नजर में जिसको मुस्लिम वोट पसंद नहीं करती। यदि आप क्षेत्र में देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वोटर हैं मुस्लिम वोट, लेकिन उनसे बड़ा उनके साथ दिखता है मुलायम सिंह यादव की पार्टी दिखी तो वहां चले गए वो, लेकिन कांग्रेस से वो नाराज नहीं रहे, वो मजबूरी बस उन्हें वोट करते रहे। बिहार में भी आप देखिए तो आरजेडी को वो वोट करते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, लेकिन वो आरजेडी को वोट करते हैं। जहां पर कांग्रेस यदि सहयोगी है तो कांग्रेस को वोट करती है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस फाइट करते हुए नजर आई, कांग्रेस को वोट उसने नहीं किया, जबकि कांग्रेस को पसंद करते हैं और केजरीवाल को पसंद नहीं करते। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव इसलिए बताता हूं कि जब हम अन्ना आंदोलन में मैं बहुत एक्टिव था, एक जर्नलिस्ट के रूप में भी हम लोगों ने रातों रात वहां लाइव किया। हम लोग वहां पे एकदम ऐसा लगता था, कई बार ऐसा लगता था कि यदि हम लोगों ने 75 का आंदोलन नहीं देखा तो ये आंदोलन हम देख रहे हैं। उसमें जितने भी हमारे मुस्लिम जर्नलिस्ट होते थे, साथी जितने होते थे, तो वो कहते थे कि अन्ना आंदोलन ये पूरा संघ का एजेंट है, ये केजरीवाल से नफरत करते थे। केजरीवाल से नफरत करने के बाद भी मुसलमानों ने 2015 में भी केजरीवाल को वोट किया, 2019-20 में भी किया। अब की बार तो वो पीक तक नफरत था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब मनीष सिसोदिया ने 2020 में कहा कि हम शाहीन बाग के साथ हैं, केजरीवाल ने बयान पलटवाया उससे। उसके बाद कई ऐसे मोर्चे पे लगा कि केजरीवाल मुसलमानों को लाचार कर रहे हैं कि तुम हमारी मतलब मजबूरी हो, बंधुआ मजदूर। बिल्कुल। इसलिए
क्योंकि केजरीवाल ये नैरेटिव कतई नहीं बनाना चाहते थे कि मुसलमानों का थोक वोट उन्हें मिलता है। केजरीवाल को ये पता था कि यदि जनता में ये मैसेज चला जाएगा कि ये मुसलमानों का, केजरीवाल को मुस्लिम वोट चाहिए, 100% चाहिए, ऐसा नहीं कि वो धक्के मार रहे हैं, लेकिन उन्हें ये इस बात का अंदाजा था कि यदि मुस्लिम वोट, ये मैसेजिंग हो जाएगा कि मुस्लिम वोट मुझे ही मिलेगा, तो हिंदू वोट जो हाल के दिनों में बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो बिना बोले चल पड़ेगा। इसीलिए केजरीवाल ने मुस्लिम वोट के लिए कोई प्रयास नहीं किया। दिल्ली में किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में उन्होंने प्रचार नहीं किया। ये चौंकाने वाला बात है कि अमानतुल्लाह खान के लिए केजरीवाल ने प्रचार नहीं किया। उन तमाम इलाकों में जहां 40% मुस्लिम वोट है वहां केजरीवाल ने प्रचार ही नहीं किया, क्योंकि केजरीवाल को लगता है कि मुस्लिम वोट की मजबूरी है उन्हें वोट करना, और यदि वहां वो जाएंगे तो कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो हिंदू वोट बैंक बन जाएगा, जो हिंदू वोट एक तरह से एकजुट हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल उधर गए ही नहीं। ये केजरीवाल की स्ट्रेटेजी थी। तो आप ये कि ऐसा बीजेपी ने क्या कर दिया, मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं कर दिया, केजरीवाल अपनी गत के कारण गए। एक तो जो ज्यादा शातिरपना उन्होंने मुसलमानों के साथ किया, तो एक नाराजगी मुझे लगता है मुसलमानों में भी हुई कि साला ये तो बहुत चांडाल है इस रंग का। तो लाचारी मुझे लगता है कि पहली बार दिल्ली में मुस्लिम वोट थोड़ा बटा भी है, मतलब कांग्रेस की तरफ भी गया है। दूसरी चीज 2000 जो आप कह रहे हैं कि जो ये जेल गए केजरीवाल, 2000 लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे साथी हमसे कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 62 सीट है वो एकाएक कम कैसे आ जाएगा। 20 में 62 था भाई, 20 में केजरीवाल दागदार नहीं थे, वो तिहाड़ रिटर्न नहीं थे, उनका पूरा गैंग तिहाड़ रिटर्न नहीं था। अब की बार वो पूरा गैंग तिहाड़ रिटर्न है। तो जिस आदमी ने अपनी छवि बनाई नैतिकता की, जो 20 और 25 के बीच जो अभिषेक जो बदलाव है वो बेसिकली यही है कि केजरीवाल एक बेईमान, एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में जनता के सामने में है, एक बड़े वर्ग को, जो 20 में नहीं थे। 20 में केजरीवाल एक, कहते हैं ना कि जैसे एक मोदी एक रोल मॉडल है, वैसे एक वर्ग के लिए केजरीवाल रोल मॉडल है। केजरीवाल वोट की गारंटी है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ेगा। तो वो जो एक टूटा, और 2024 के चुनाव में जब वो अभिषेक मनु सिंघवी के पावर से, एक इतिहास में पहली बार हुआ कि चुनाव प्रचार करने के लिए किसी को जमानत दी गई, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल को लीक से हट करके फायदा मिला, और उन्होंने वायदा किया कि यदि आप दिल्ली में हमें जिता देते हैं तो हम जेल नहीं जाएंगे। 7 के 7 सीट कांग्रेस और वो गठबंधन हारी, 4 सीट केजरीवाल खुद हार गए। इसका मतलब है कि दिल्ली की जनता ने मान लिया कि केजरीवाल बेईमान है। क्योंकि आप देखिए बिहार में बहुत फर्क नहीं पड़ा। लालू यादव जब जेल गए, हमारे देश में जब नेता जेल जाते हैं तो नायक बन करके उभरते हैं। हेमंत सोरेन जेल गए, नायक बन करके उभर गए। इसीलिए कई बार जब हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर दिया था, रॉबर्ट वाड्रा को क्यों नहीं किया, मोदी बहुत स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। मोदी जानते हैं कि इस देश का चरित्र क्या है। जेल जाने के बाद यहाँ का नेता नायक बन जाता है। इसीलिए केजरीवाल को भी नहीं छुआ जा रहा था, क्योंकि हमने देखा है कि चौटाला नायक बन गए, लालू यादव नायक बन गए, हेमंत सोरेन तो अभी हाल के, मतलब इस पीढ़ी के लोगों को याद है, लालू यादव को की याद तो 90 के जो अभी नए नए वोटर बने उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन लालू यादव कैसे नायक बने। अभी के लोगों को तो हेमंत सोरेन को लिए पता होगा कैसे बैक बाउंस किया। केजरीवाल के लिए भी सर कहीं डर लोगों को ये लग रहा था कि केजरीवाल को छूने से कहीं नायक तो नहीं बन जाएगा, लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम ने बता दिया, केजरीवाल को एहसास करा दिया कि वो नायक नहीं है। केजरीवाल वहीं से टूटे हैं अभिषेक, वहां से अंदर अंदर वो टूट गए और पूरा गैंग वो टूट गया। इसीलिए आप देखेंगे दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया स्टार प्रचारक है, कहीं प्रचार नहीं किया। आतिशी मार्लेना चीफ मिनिस्टर है, अपने विधानसभा से बाहर नहीं गई। सौरभ भारद्वाज बाहर नहीं गया। और ये सब जो बदतमीजी करते हैं, जो भाषा हम लोग क्यों कहते हैं गया, तो केजरीवाल हर किसी के लिए बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल के लिए उनके सामने जिस प्रवेश वर्मा को खड़ा किया गया वो उसी तरीके का था। तो मुझे लगता है कई ऐसे पॉइंट्स हैं इस चीज, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, 10 साल का जो आपका जो एंटी इनकम्बेंसी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मुफ्त खोरी है, जो रेवरी है, जिसके कारण मिडिल वर्ग का वोट था, वो रेवरी का जो है वो भ्रम टूटा, क्योंकि मोदी ने ये कह दिया कि भाई हम तो जो हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। तो लोगों को लगा कि भैया केजरीवाल देगा या नहीं देगा, पंजाब में तो इसने दिया नहीं, मोदी तो कम से कम रिकॉर्ड है कि वो देता है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण और रही सही कसर इस बजट ने तोड़ दी, 12 लाख वाला, और उसके बाद 8वां वेतन आयोग।
मनीष भैया 20 मिनट का आपने टाइम दिया है तो 10 मिनट तो यहाँ निकल गए। दो तीन चीजें जो मैं अपने द अभिषेक तिवारी शो पर, मैं तो पत्रकारिता के फ्रेटर्निटी से हूं भी नहीं, तो मैं अलग ढंग से इसको देखता हूँ, चीजें देखी जो केजरीवाल ने 2013, 15 और 20 में दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाया, वो सारे एलिगेशन उन पे चिपके। किस प्रकार के महल में रहती है शीला दीक्षित, उससे बड़ा बनवाया। आम आदमी का भेष लेकर के आए थे, मगर शीला दीक्षित के कमरे में 10 एसी का बिजली का बिल अगर आम आदमी चुका रहा था, तो उनके लिए जो 50 एसी 100 एसी लगा है वो अलग, वहां टॉयलेट सीट भी बदली, एसी कर्टन सब, मतलब कोई भी आम आदमी वाले टर्न अराउंड क्या दिखा सर इस बार जो मुझे, कि जो 12 साल पहले शीला दीक्षित को रामलीला मैदान में चिल्ला चिल्ला के बुलाता था और लाइव डिबेट करते हैं, इस बार संदीप दीक्षित वहां पे गए और ताल ठोक के बुला रहे थे, आ जाओ आम आदमी तुम हो, कितने बड़े धूर्त हो, एक्सपोज करते हैं, वहां पे नहीं गए। ये जो एक फियर फैक्टर था जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पूरे चुनाव में नजर आया। लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ मनीष में बात कर रहा था तो इत्तेफाक की बात थी कि इसी को सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि आप कोर्ट काफी दिन तक, मैं दर्शकों को बताऊं, मनीष ठाकुर भैया ने कोर्ट और ये प्रोसीडिंग बहुत दिनों तक न्यायपालिका को कवर किया है, तो उस वक्त वो जेल से बाहर है और इस चुनाव में भी दिखा कि चाहे वो ताहिर हुसैन हो या शिफा वाले मैटर पे, किस प्रकार से कोर्ट ने वो एक जो बना दिया रूल, अब कोई भी चुनाव लड़ने के बहाने बेल ले सकता है। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को इफेक्ट की है। बिल्कुल, इस सब चीजों का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। और जिस तरह से जो लोग भी चुनाव प्रचार करने आए, या फिर जो आप असउद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो ताहिर हुसैन लड़ रहा है, वो सब जानते हैं कि केजरीवाल का आदमी था। केजरीवाल ने उसकी गिरफ्तारी के बाद भी सपोर्ट किया था। पूरा इकोसिस्टम जो है वो ताहिर हुसैन के साथ जब वो भगौरा था, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो उसके पक्ष में लोग थे। उसका इंटरव्यू भी एनडीटीवी पर उस समय रवीश कुमार ने किया हुआ था, जब वो उसकी गिरफ्तारी से पहले का। उसे नायक बनाया जा रहा था। अल्टीमेटली जब ये चीजें पता चली तो उसे साइड किया गया। मेरा आज भी मानना है कि ताहिर हुसैन हो, यदि ताहिर हुसैन जीत जाता है या फिर अमानतुल्लाह को हरा करके जो ये आम आदमी ये जीत जाता है, यदि दोनों, तो ये दोनों के दोनों केजरीवाल के साथ चले जाएंगे। जैसे बिहार में एआईएमआईएम के जो 4 विधायक थे वो लालू यादव की पार्टी में चले गए। ये जो प्रचार ना करना मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है, उसकी भी वजह यही है कि केजरीवाल की यदि पार्टी मजबूती के साथ सत्ता के इर्द गिर्द नजर आएगी, तो जितने भी एआईएमआईएम हो, चाहे कांग्रेस से जीत करके जो मुस्लिम विधायक होंगे, वो सब के सब वापस चले जाएंगे केजरीवाल के पास। तो ये केजरीवाल की स्ट्रेटजी थी। इस स्ट्रेटजी को मुझे लगता है कि बहुत हद तक दिल्ली की जनता समझ पाई है। और बटोगे तो कटोगे का जो उग्र नारा है, वो दिल्ली में इस बार ना आप देखेंगे ना योगी आदित्यनाथ ने चलाया, और ना वो तेवर बीजेपी के दूसरे नेताओं में रहा। जैसे अनुराग ठाकुर ने पिछली बार जिस ढंग से जो तेवर था, जो प्रवेश वर्मा का तेवर था, वो तेवर अब की बार दिल्ली में वो चीजें नहीं थी। क्योंकि दिल्ली थोड़ा मिजाज लगता है, दिल्ली का मिजाज कुछ और था। और दिल्ली में तुष्टीकरण का वोट उस ढंग से प्रभावशाली नहीं है, मतलब दिल्ली में उस ढंग का डर नहीं है लोगों को, ऐसा लगता है उन्हें। तो ये भी एक वजह है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो केजरीवाल अपने कर्मों के कारण मारे गए हैं। और उसमें एक अंतिम फैक्टर जो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील कांग्रेस ने ठोक दी। कांग्रेस का नेशनल ब्यूरो जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस सरेंडर करना चाहता था, उसके ऊपर प्रेशर था, बिहार से प्रेशर था, अखिलेश यादव का प्रेशर था। अखिलेश यादव तो अल्टीमेटली चुनाव प्रचार में भी आ गए। ये प्रेशर था कि आप केजरीवाल को वॉक ओवर दे दीजिए, लेकिन दिल्ली कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। जिस तरह से बिहार कांग्रेस बर्बाद हो गई, यूपी कांग्रेस बर्बाद हो गई, वैसे भी दिल्ली कांग्रेस को लग रहा था कि हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। संदीप दीक्षित जैसे नेताओं ने जिद ठान दी कि नहीं, हम तो लड़ेंगे। उसके बावजूद राहुल गांधी उनके साथ, आप देखेंगे संदीप दीक्षित के साथ प्रचार करते हुए राहुल गांधी नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखे। तो ये चीजें दिल्ली कांग्रेस जब एक्टिव हुई और अंत में ये जब समझाया गया कांग्रेस नेतृत्व को कि यदि आप इस तरह से सबको वॉकओवर देते रहेंगे, केजरीवाल यदि तीसरी बार जीत गया तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। नेशनल कैपिटल एक बहुत महत्वपूर्ण अभिषेक मुझे लगता है ये कि देखिए, दिल्ली मैं हमेशा कहता हूं शहर नुमा राज्य है, लेकिन इस दिल्ली को यदि आप देखेंगे तो एक छोटे से प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, देश के बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, आप गुजरात का मुख्यमंत्री की चर्चा आप कभी नहीं देखेंगे टीवी पे, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की नहीं देखेंगे, यूपी इतना प्रभावशाली, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री हमेशा टीवी पे छाया रहता है। उसकी वजह है कि नेशनल कैपिटल है, नेशनल मीडिया यहाँ पे है। जैसे मुंबई
अब बॉलीवुड की मंडी है, वैसे ये नेशनल मीडिया की मंडी है। यहाँ सहज होता है, आराम पत्रकारों के लिए आसान होता है, क्योंकि दिल्ली में तमाम चैनलों के हेड ऑफिस हैं, पत्रकार यहाँ ज्यादा हैं, उनके लिए सहज होता है अरविंद केजरीवाल को चलाना, अरविंद केजरीवाल के लिए भी आसान होता है। इसलिए वो एक तरह से एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद भी अपने आप में गुरूर पालते हैं कि वो नेशनल कैपिटल, मतलब वो बड़े नेता हो गए हैं। ये अहंकार अरविंद केजरीवाल को रहा। सोचिए 70 विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक, एक मुख्यमंत्री अपने आप को सीधे थूकता है तो मोदी के ऊपर ही थूकता है। वो मोदी से नीचे बात ही नहीं करता, वो आदमी अपनी औकात नहीं देखता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी ये लगा कि यदि दिल्ली में ये रहेगा तो नेशनल चैनल पे इसी तरह से छाया रहेगा। इसीलिए कांग्रेस ने पहली बार यह तय किया कि भले ही बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत जाए, हमें केजरीवाल को हराना है। तो केजरीवाल को हराने की अंदर खाने जिद कांग्रेस के अंदर आ गई। यदि केजरीवाल, कांग्रेस को पता था कि वो जीत नहीं रही है, लड़ाई में कहीं नहीं है। कांग्रेस की असली लड़ाई हो गई इस बार बीजेपी को हराने से ज्यादा केजरीवाल को हराना। केजरीवाल को हराना, और वो जरूरी भी था ना मनीष भैया, क्योंकि पंजाब भी तो आपके हाथ से जा रहा था। मनीष भैया का एक जो वन ऑफ द बेस्ट सेलर किताब है पत्रकारिता का काला अध्याय, मैंने सोचा था कि ये लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछूंगा। ये पत्रकारिता का काला अध्याय वाले सनसनीबाज पत्रकार बहुत पत्रकारिता किए, और जो आपने कहा दिल्ली एनसीआर में होने का मतलब था कि केजरीवाल का पैसा टाइम टू टाइम इन लोगों को पहुंचा है, ये बात आप जानते हैं अच्छे से। अब ये सारे पत्रकार तो बेरोजगार हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि पैसा हैवी पहुंचा। और पहली बार देखा मुझे कि दोनों तरफ के पत्रकार आपस में लड़ रहे थे, प्रो कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी। ये जो कभी 2024 में साथ साथ गा रहे थे गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये एकदम राहुल गांधी के वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो के बाद तो एकदम से पूरा एकदम खेल बदल गया, एक दूसरे से गाली गलौज की नौबत आई। इनका क्या होगा? देखिए, आपको इंटरेस्टिंग लगा, मैंने एक शो किया, तो मैं तो खैर दिल्ली में मैंने पत्रकारिता की है तो ज्यादातर मेरे मित्र ही हैं जो आम आदमी पार्टी बीट कवर करते थे। मैंने एक शो भी किया था, तो लोगों ने मुझे, कई लोगों ने फोन करके कहा कि आपने फलाना को इशारा किया। मैंने इशारा किसी पे नहीं था, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ सालों काम किया, तो नाम लेना बिल्कुल उचित नहीं था। बहुत सारे लोग जो पार्टी कवर करते थे, उनसे उनकी नौकरी, या तो उनसे कहा गया कि नौकरी छोड़ दो, उन सबको यूट्यूबर बनाया गया। बहुत सारे पत्रकार आप देखे होंगे बड़े बड़े चैनल में जो आम आदमी पार्टी को कवर करते थे, पिछले 3 महीने पहले उनने नौकरी छोड़ दी। और उन्होंने सबने बनाया कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, मैंने फलाना चैनल क्यों छोड़ा। ऐसा लगा तो उनको बड़ी सुविधाएं दी गई, उनके पास कैमरा करना। हम लोग जब यूट्यूब पे आए थे तो एक छोटे से मोबाइल से शुरू किया था, लेकिन आते ही उन लोगों ने बड़ा तामझाम, उनके पास कैमरा मैन, उनके पास वीडियो एडिटिंग मशीन, तमाम चीजें हो गई। ऐसा लगा कि क्योंकि उन चैनलों में वो केजरीवाल का प्रचार नहीं कर पा रहे थे, मालिकान बदल गए, बहुत सारे हालात बदल गए, पत्रकारिता की नौकरी उतनी आसान रह नहीं गई। तो ये सब यूट्यूब पे लगा इनको कि भाई यूट्यूब पे जो मोदी विरोध में बहुत व्यूअर्स मिलते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे व्यूअर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे पत्रकार यूट्यूबर बने इस दौरान, जो केजरीवाल के भक्त थे, जिन लोगों ने केजरीवाल की सत्ता में बड़ी मलाई चाटी। केजरीवाल ने स्ट्रेटजी तो ली उन सबको यूट्यूब पे उतार करके, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब भी फेल हो गए, क्योंकि व्यूअरशिप मैंने देखा उनको मिली नहीं। यूट्यूब का भी अपना पता नहीं, एल्गोरिदम अपने ढंग का है कि कहाँ किस वीडियो का आप कई बार बहुत मेहनत करेंगे, लगेगा कुछ भी व्यूज नहीं मिला, इतना शानदार मारा सब कुछ था। लेकिन आप फर्जी देखिए कि एक, मैं हमेशा कहता हूं जिन सनसनीबाजों की बात करते हैं, आप यूट्यूब पे नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके फेसबुक पे कमेंट्स आप देख लीजिए तो आपको लगेगा एक समुदाय विशेष के लोग पाकिस्तान से, इधर से उधर से उनके व्यूअर्स हैं। तो सरकार को ये भी पता करना चाहिए कि कहां से इनका जो है ये व्यूअरशिप कहां से आ रहा है, किधर आ रहा है, क्यों ऐसा है कि देश विरोध के करने वालों की सबके व्यूअरशिप बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल ने स्ट्रेटजी चारों तरफ अपनाई कि पत्रकार जो उन्हें लग रहा था, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के ऐड को रोका है। जैसे मैं बताऊं आपको कि जब अरविंद केजरीवाल से कहा गया था कि रैपिड रेल के लिए आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट में हम कंगाल हैं, हम पैसा नहीं दे सकते। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम टेलीविजन पर दिन भर तुम्हारा ऐड चलता है, हम तुम्हारा ऑडिट कराएंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का ऐड बंद हो गया टेलीविजन चैनलों पे, लेकिन नाक कहते हैं ना घूम करके पकड़ना, भगवंत मान पर प्रेशर डाला गया और दिन रात पंजाब का ऐड चलता है। तो पंजाब का ऐड मतलब पैसा पहुंचना टीवी चैनलों को। तो मजबूरी होती है टीवी चैनलों की भी। देखिए हम गाली सिर्फ नहीं दे सकते, इतना बड़ा टीवी चैनल बिना एडवर्टीजमेंट के नहीं चल सकता, और इतना खर्चा होता है। तो यदि जो पार्टी इस कदर आपके मुंह में पैसे ठूस रही हो, तो आप इसीलिए देखेंगे कि
कभी भी केजरीवाल के भ्रष्टाचार पे टेलीविजन चैनलों पर पैकेजिंग नहीं हुई, खबर बनी, लेकिन एक पैकेज जो हम पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं, उस ढंग की स्टोरी करके कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब चीजें हैं जिसका, लेकिन कहते हैं ना, अंत में पाप का घड़ा फूटता है, और मुझे लगता है कि केजरीवाल के पाप का घड़ा फूट गया। दिल्ली जो है केजरीवाल से मुक्त हो गई है हमेशा हमेशा के लिए। आखिरी क्वेश्चन जाने से पहले मनीष भैया, मैन ऑफ द मैच स्वाति मालीवाल को आप देंगे? देखिए, स्वाति मालीवाल, मुझे लगता है स्वाति मालीवाल ने, कहते ना कि कोड में खाज के रूप में आ गई, लेकिन कभी भी आम आदमी पार्टी ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि स्वाति मालीवाल पर हमला नहीं किया। स्वाति मालीवाल पर यदि हमला करते तो तबाह हो जाते। एक स्ट्रेटजी यह भी अपनाई गई कि स्वाति मालीवाल यदि बीजेपी से सटती तो पक्ष कमजोर हो जाता। स्वाति मालीवाल ने बड़ी भूमिका तो निभाई है इसमें। इनके लिए इनका पूरा भ्रम टूट गया ना कि महिलाओं को लेकर आप अपने महिला सांसद को घर के अंदर पिटवाते हैं, और ये बात दूसरा कोई आरोप लगाता तो समझ में आता। वो आपकी पार्टी की सांसद, तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सांसद होकर के छाती पर मूंग डलना, जो अपने यहाँ कहा जाता है, वो छाती पर मूंग वो डलती रही। तो निश्चित रूप से बड़ी मैन ऑफ द मैच तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में वो रही है। मनीष भैया, शो में आप आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया।